Hello, everybody. Hi, I'm Oisin Sharma, and welcome to the next video in the series of Himachal Pradesh Administrative Services exam. और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज द स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग हिस्ट्री ऑप्शनल. देखिए, ऑप्शनल चुनना एक अपने आप में ही जद्दोजहद है. हमें ये समझ नहीं आता हम कौन सा ऑप्शनल चुने, फिर हमें ये समझ नहीं आता कि हम उसकी कोचिंग लें या नहीं लें. हमें फिर ये भी समझ नहीं आता कि कौन सा ऑनलाइन मटेरियल जो है वो बेस्ट है. हम फिर इस चीज़ में फंसते हैं कि हमें इस ऑप्शनल की कितनी आंसर राइटिंग करनी है. हमें इसके सिलेबस और उसके माइक्रो टॉपिक्स भी नहीं पता होते, और साथ ही में हमें ये भी नहीं पता कि किस तरह का आंसर जो है आपका एग्जामिनर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो इन्हीं चीज़ों पे आज ज़रा बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर स्ट्रैटेजी. देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट्स है. जब हम पहले ज़माने से बात करते हैं तो हम पब्लिक एड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट्स रहते थे जो बहुत पॉपुलर रहते थे. लेकिन हिस्ट्री की कहीं ना कहीं इमेज जो है वो हल्की सी टार्निश्ड इसीलिए है क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत ही लेंदी माना जाता है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लेकिन मैं इसके प्रोज के बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि हिस्ट्री जो है सबसे बड़ा इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है वो ये लगता है, नंबर वन, कि प्रीलिम्स की जो तैयारी है आपकी उसमें हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एचएस का कोई भी पेपर या यूपीएससी का कोई भी पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हिस्ट्री है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप एचएस प्रीलिम्स में पिछले 8-10 सालों के पेपर्स को एनालाइज करेंगे, यू विल गेट टू नो कि मॉडर्न इंडिया के कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं. लगभग 15 से 20 क्वेश्चन भी जो है हिस्ट्री के बनते बनते हैं. सो यू नो, एक मेक और ब्रेक जो है आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हिस्ट्री की तैयारी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट यूपीएससी में भी आपके जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के रहते ही रहते हैं. सो हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 2 कि हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए. जी हाँ, जब मैं जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करती हूँ तो जनरल स्टडीज़ की जो हम आंसर राइटिंग करते हैं लाइक GS1, GS2, GS3 और यूपीएससी की करेंगे तो एथिक्स का पेपर भी होता है जिसको हम GS4 कहते हैं. तो इन सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री जो है वो काम आती है. GS1 तो ऑफकोर्स पूरा का पूरा उसका एक मेजर कॉम्पोनेंट जो है वो हिस्ट्री है. अगर आप एचएस का सिलेबस देखेंगे तो जीएस में जो है वो आपका एंशियंट और मिडीवल नहीं होता. एचएस के सिलेबस में GS1 में जो है वो आपकी मोर स्पेसिफिकली मॉडर्न इंडिया जो है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और किस तरह से नेशनलिज्म आगे बढ़ा, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं. सो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि एचएस के अकॉर्डिंग में आपका फर्स्ट पेपर में क्या दिखाई देता है. इफ़ आई टॉक अबाउट GS2 में भी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं वेरियस स्कूल्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो आपको दिखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आपको दिखने को मिलती है, इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री दिखने को मिलती है, नेशनलिस्ट हिस्ट्री दिखने को मिलती है. जो यूजुअली आपके पॉलिटिकल साइंस के बच्चे जो पढ़ते हैं उससे भी हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है. इफ़ आई टॉक अबाउट GS3 तो इकोनॉमिक्स का जो है उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, दैट इज़ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो दैट आई कंसिडर मोस्टली हिस्ट्री है. अगर आप यूपीएससी में GS4 लिखते हैं यानी एथिक्स में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे द कैरेक्टर्स ऑफ गांधी, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अब्राहम लिंकन, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ विवेकानंद, तो इन तरह जो बेसिकली ऐसे महान लोग रहे हैं उनकी जो विचारधारा थी वो क्यों इम्पॉर्टेंट थी, कैसे इम्पॉर्टेंट थी, इन लोगों ने क्या कहा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आ जाती है. सो माई पॉइंट हेयर वॉज टू एक्सप्लेन कि ये तीनों के तीनों जो है आपका GS1, GS2 एंड GS3, इन तीनों में ही जो हिस्ट्री का जो एक कंटेक्स्ट रहता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द एसे पेपर तो आप देखेंगे कि ऐसे पेपर में भी आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ द करंट सिनारियो, द इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिनारियो. आप हमेशा उसको हिस्ट्री से जो है लिंक कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स लिखने को आते हैं या ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है
ब्रेक्सिट पे। तो ब्रेक्सिट पे आप हमेशा जो है द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन जो था किस तरह से बना था और किस तरीके से जो ब्रिटेन था वो ईयू को ज्वाइन करने में पहले रिलक्टेंट था, बाद में 1973 के आसपास आके उसने ज्वाइन किया। तो ये सारी जो निटिग्रिटीज हैं वो आपको कैसे पता चलती हैं, वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने पे पता चलती है। सो दिस इज माय पॉइंट कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल में एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है पेपर 2 का, दिस इज हाउ यू कनेक्ट द स्टैटिक पार्ट विद द करंट पार्ट। बिकॉज आजकल जो भी करंट सिनारियो में हो रहा है दैट हैज a deep underpinning of the historical context. So this is what we need to understand. If I talk about next key points, हिस्ट्री लोग बच्चे बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हमें डेट्स याद नहीं रहती मैम, हमें नाम याद नहीं रहते, अकबर को भी अकबर नहीं कह रहे हैं, जलालुद्दीन अकबर कह रहे हैं. सो हाउ टू रिमेंबर दैट? सो आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, हिस्ट्री इज़ नॉट एट ऑल फैक्चुअल. हिस्ट्री फैक्चुअल नहीं है. हिस्ट्री इज़ बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है. आपको एक, आई वुड से कि हिस्ट्री अपने आप में ही एक एनालिटिकल साइंस पीस ऑफ वर्क है. क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा है तो आपको उसका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, आपको उसका नेचर ऑफ द क्वेश्चन पता होना चाहिए, आपको उसके कॉजेज पता होने चाहिए, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, फेलियर क्या रहे, अचीवमेंट क्या रहे, और लास्ट में सिग्निफिकेंस क्या रहा. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से 360 डिग्री जो है आप क्वेश्चन को समझते हैं व्हेन यू आर अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट. तो मुझे लगता है ये अप्रोच आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, बाकी भी इन जनरल भी जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करती है. If I talk about next very positive point is that you have ample study material. If you have seen my video on Oshin's Corner that how to choose an optional wisely, तो वहाँ मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी थी कि जिस चीज़ का मटेरियल जो है, मटेरियल अवेलेबिलिटी अगर है, उस चीज़ को भी ज़रा आप ऑप्शनल ज़रूर सुने. मान लीजिए आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट रख लिया जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है. सो हाउ विल यू डू दैट? दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, प्रोवाइडेड कि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कभी. तो इसीलिए मटेरियल अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट दैट, one of the positives again of history optional is that history is static. अगर मैं हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से कंपेयर करूं या फिर ज्योग्राफी से भी कंपेयर करूं, देन ट्रस्ट मी, हिस्ट्री में तो वैसी चीज़ें चेंज होती नहीं है. अगर बैटल ऑफ हल्दीघाटी हो गया तो वो हो गया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. इवन दो इन द करंट कंटेक्स्ट द नैरेटिव्स में चेंज, कोई कह सकता है कि नहीं कोई और जीता था या कोई और जीता था, बट दैट इज़ टोटली इररिलेवेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हिस्ट्री स्टैटिक है. तो अगर मैं मानती हूँ कि ये सब्जेक्ट बहुत वाइड है, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक इट इज़ अ वन टाइम जॉब in comparison to covering the international relations for the political science and also covering the new aspects of urbanization or maybe urban flooding in case of geography. हिस्ट्री ऑप्शनल में ये आपको एक बहुत बड़ा जो है वो बेनिफिट मिलता है. वंस योर सिलेबस इज डन, इट मीन्स इट इज डन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट कि कौन कौन इसको ले सकते हैं. देखिए, कई बच्चों ने ग्रेजुएशन में, अगर वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है. तो अगर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो इससे ज़्यादा बढ़िया बात नहीं हो सकती. कई लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन में ही नहीं बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल. तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट को 5 साल दिए हैं तो ट्रस्ट मी, आप हिस्ट्री बेशक और बिल्कुल शौक से आप चुने अपना ऑप्शनल इसको. मतलब आई कैन गारंटी यू विल परफॉर्म वेल. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, चाहे हिस्ट्री है चाहे कोई भी ऑप्शनल है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सिलेबस. आपको अगर सिलेबस नहीं मिलता, आप GS कोर की नाम की एक वेबसाइट है, GS कोर पे जाके आप हिस्ट्री का ऑप्शनल जो एक सिलेबस है आप उसको डाउनलोड करें. अगर आपको PDF मिल जाता है, इवन इफ इट इज़, आई थिंक इट इज़ अवेलेबल ऑन freeupsc.org. दिस इज़ अ फ्री वेबसाइट जहाँ पे आपको सारा UPSC का मटीरियल मिल जाता है फ्री में. तो उसको भी प्लीज यूटिलाइज दैट वेबसाइट ऑल्सो. If I talk about one point, I think if you have interest in history and if you think that you have good writing skills, then you must definitely go for this optional. So now let's talk about the strategy to cover history optional. First, I would say that start with your basics, and when I say basics, that means start with your NCERTs. NCERT जो है वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए भी जिनका हिस्ट्री में कोई भी बेस नहीं है. देखिए,
मैं आपको यहाँ पे गारंटी नहीं दे सकती कि आपको एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आएंगे, बट दिस इज लाइक व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू रीड द प्रियम्बल फर्स्ट. दिस इज हाउ वी बिगिन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रियम्बल क्या है. सेम इज द कंसेप्ट है कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री में पढ़ के इंटरेस्ट आ गया तो इसका मतलब आप ऑप्शनल भी पढ़ ही लोगे. दैट इज गारंटीड. So this is the first thing, that start with your NCERT. Second is that history is all about sources. देखिए, आप ना हिस्ट्री में सट्टे नहीं मार सकते कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. यू आर नॉट हेयर टू राइट द स्टोरी. History is not about story. I just told you the narrative is important, of course. हिस्ट्री ऑप्शनल में कभी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या लड़ाइयों के बारे में नहीं पूछा जाता कि भाई लड़ाई क्यों हुई थी. एज आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी कि भाई लड़ाई क्यों हुई थी. दैट इज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क. ठीक है. सो वो पहले हुआ था ज़माना, अब ऐसा ज़माना नहीं है. अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि शंकराचार्य की फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, माधवाचार्य की फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, वेदांता फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से वेरियस हेटेरोडॉक्स सेक्ट ऑफ स्कूल्स इमर्ज हुए. जो हम बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ते हैं, चरवखा पढ़ते हैं, आजीविका सेक्ट पढ़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. टेम्पल आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से आपके टेम्पल्स हुआ करते थे, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हुआ करते थे, एंड ऑल दैट. दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो अब वो ऐसा नहीं पूछता है कोई कि लड़ाइयाँ क्यों हुई थी, कैसे हुई थी. द टाइम हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली, एंड दैट इज़ वाई यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. द की इज़ टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑप्शनल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अगर इंडिया और रोमन के बीच का कंटेक्स्ट पूछा जा रहा है, सो यू हैव टू टेल अबाउट कि किस तरीके से कुषाण ने इस चीज़ को बेसिकली बेनिफिट किया, या जो वहाँ पे जो आपका सिल्क रूट था उस तरफ उस रोड पे कुषाण जो था, आपके कुषाण, वो किस तरीके से वहाँ पे टू बी स्पेसिफिक कनिष्क, तो वो किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे टैक्स सिस्टम डेवलप किया ताकि यहाँ पे आपका रेवेन्यू आ सके. So my point is sources are very very important. If I talk about जैसे कि अल-बरूनी के अकाउंट्स है, फाहीन के अकाउंट्स है, देन मेगास्थनीज की जो इंडिका थी वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड सोर्सेज जो है वो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपका कौटिल्य है. सो लेट मी गिव यू अ स्ट्रैटेजी ऑल्सो. देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट वेन एवर आई एम राइटिंग इन आंसर, और जब मैं सोर्सेज भी मेंशन करती हूँ तो मैं मेगास्थनीज की इंडिका को सेकंड नंबर पे रखूंगी इन कंपैरिजन टू कौटिल्य के अर्थशास्त्र. इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा जिस भी सोर्स को सही माना गया है उस सोर्स को आप हमेशा नंबर 1 पे रखें. दिस समवेयर टेल्स कि आपने हिस्ट्री को कितनी बारीकी से समझा है. और सेकंड अकाउंट पे आप मेगास्थनीज की इंडिका को रखेंगे कि उसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी थी जो इंडियन कंटेक्स्ट में सही नहीं थी. अगर आप मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इंडिया में स्लेवरी नहीं थी. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इंडिया में स्लेवरी नहीं थी, ऑफ कोर्स इट इज़ टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई? क्योंकि जिस तरह की स्लेवरी, जिसको हम मैनरिज्म कहते हैं, वो यूरोपियन कंटेक्स्ट में प्रेजेंट थी. जिस तरह से एक जो स्लेव था वो अपने मास्टर के साथ ही टाइट था. ही वॉज नॉट अलाउड टू हैव अ फैमिली, ही वॉज नॉट अलाउड टू हैव हिज सोशल लाइफ. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया में स्लेव्स थे लेकिन दे वर allowed to have their personal life, they were allowed to have their families etc. So इस तरह की स्लेवरी को मेगास्थनीज जो है वो समझने में धोखा खा गया. So this is my point. You will keep such sources जो हैं वो second या third number पे. So this is how you write answers also, So this was my point, that sources are very important. Third, I would talk about, as we have already said, history is a wide subject. So you need to divide it and then conquer. So make small portions. I remember myself covering history optional. Let me tell you this कि मैंने अपने कोचिंग टाइम पे भी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी. मतलब मैं इतनी कह सकते हो आप, इतनी कॉम्प्लेसेंट थी, इतनी इग्नोरेंट थी. मुझे पता था कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आई ऑलवेज लाइक द एंशेंट हिस्ट्री मोर. तो मैं एंशेंट हिस्ट्री पढ़ती रहती थी, या फिर मैं मिडीवल भी मुझे अच्छी लगती थी. मॉडर्न वॉज फाइन टू मी. वर्ल्ड हिस्ट्री जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, सो उसको मैंने मतलब लगभग 2-3 साल पढ़ा ही नहीं है. क्लासेस भी मिस कर दी थी मैंने उसकी. सो हाउ आई कवर्ड इट, मृणाल सर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे. आई डोंट रिमेंबर उनका नाम क्या है जो वो पढ़ा रहे हैं वीडियोस.
ही वॉज वंडरफुल। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री जो है एक्सप्लेन किया है। विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप मृणाल के चैनल पे जाएं और वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नाम से जो है वो वीडियोस खुल जाएंगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 25 या फिर 30 के आसपास वीडियोस हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ नहीं पता आप उसको कवर कर ले। मैं तो इनफैक्ट ये मानती हूँ कि ऑप्शनल के लिए भी वो बहुत अच्छी है। किसी को वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। और अगर तो जनरल स्टडीज़ के लिए पढ़ रहे हैं आप, फिर तो उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस वॉज माई पॉइंट। सो नेक्स्ट इफ़ आई टॉक अबाउट नोट मेकिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इतना सारी चीज़ें हैं तो आप नोट्स कैसे बनाओगे उसको, मतलब इट्स वेरी वेरी हार्ड कि आप हर चीज़ के नोट्स बनाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से ना। आप हिस्ट्री लिखने बैठ जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, ये शायद आपको किसी किताब में भी अच्छे से ना मिले, तो इसके लिए आप इग्नू के जो नोट्स हैं ना वो मंगवा सकते हैं। जो ये कल्चरल ट्रेडिशंस का पार्ट आता है, ये 13th-14th सेंचुरी का, तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आप इग्नू के नोट्स स्पेसिफिकली ले सकते हैं जो कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये टॉपिक कहाँ से मुझे मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा कोई टॉपिक कहाँ से मिलेगा? व्हेन यू विल गो फॉर दी सिलेबस। सो लेट मी स्टार्ट विद योर एंशिएंट। मैं एचएस और यूपीएससी के बारे में एक डिफरेंस बता दूं हिस्ट्री ऑप्शन को लेके। देखिए जब हम यूपीएससी का पेपर देते हैं तो उसमें आपका बहुत क्लियर कट है कि पेपर 1 में आपके पास एंशिएंट इंडिया है और साथ में आपके पास अर्ली मिडीवल और मिडीवल इंडिया है। पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री रहती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एचएस में क्या किया हुआ है, पेपर 1 को थोड़ा सा अनइवन रखा है। पेपर 1 में एंशिएंट इंडिया है एंड देन यू हैव दिस अर्ली मिडीवल एंड दैट्स ऑल। सो एंशिएंट इंडिया एंड अर्ली मिडीवल है आपका पेपर 1, और जो पेपर 2 है आपका उसमें है आपका मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। दिस आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली, बट दिस इज द सिनेरियो और ऐसा ही है इसमें, मतलब दिस इज द थिंग, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। एंशिएंट इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एनसीईआरटीज तो आपको पढ़नी है। अब आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ें चाहे न्यू एनसीईआरटीज पढ़ें, आपको जो भी अवेलेबल होती है एनसीईआरटीज आप पढ़ लें। सो डोंट गेट इनटू दिस क्वेश्चन कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़े, एनीवन। एंशिएंट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज, रोमिला थापर हैं, रोमिला थापर मैम, उनकी एक बुक है बेसिकली आपकी अर्ली इंडिया। इसमें ना सोर्सेज वगैरह बड़े अच्छे से गिवन हैं, जो आपको कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे तो इतना सुंदर लिखा है मैम ने, यू विल सी। एक वहाँ पे ना कोर और पेरिफ्री की बहुत प्यारी थ्योरी है जो हमने इसी किताब से पढ़ी थी। उसमें ये लिखा था कोर का मतलब है द सेंटर एंड पेरिफ्री इज द आउटसाइड। बोला जब कोर, जहाँ पे जो राजा होता है या जो उसके इम्पोर्टेंट क्या कहते थे उन्हें, जो इम्पोर्टेंट उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, बोला जब वो लोग इम्पोर्टेंट थे, व्हेन द कोर वाज स्ट्रॉन्ग, तो पेरिफेरल एलिमेंट्स जो थे वो वीक थे। पेरिफेरल एलिमेंट्स का सिंपल सा मतलब है कि जैसे गवर्नर्स हो गए, जिनको हम अमात्यास कहते थे उस टर्म में, वो लोग वीक हो गए। लेकिन जब कोर वीक हो जाती थी, मतलब कि जब किंग, जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशंस इन द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो जब ये लोग वीक हो गए तो पेरिफेरल गवर्नेंस जो हैं वो ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का या मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ये भी एक थ्योरी है। तो ये रोमिला मैम की ही थ्योरी है कि देयर वाज द वीकनिंग ऑफ वीकनिंग और देयर वाज अ डिफ्यूजिंग ऑफ द सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस तरीके का जो मैं एनालिसिस बोल रही हूँ वो देखो मैं खुद नहीं बोल रही, मैंने कहाँ पढ़ा, मैंने रोमिला थापर की बुक में पढ़ा है। सो आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है ना तो फिर बढ़िया तरीके से पढ़ो, मतलब खाना पूर्ति करने की ज़रूरत नहीं है। सो वहाँ से ये स्टोरी आई है और ये जो चीज़ आई है द कोर एंड पेरिफेरल। सो दिस इज़ द थिंग। सेकेंड, इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मैप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप्स के लिए आपके पास जीकेबी पब्लिकेशंस हैं, उनकी मैप बुक आती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एचएस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एचएस में आपको मैप्स नहीं आते। आगे क्या होगा यू नेवर नो, हो भी सकता है कभी हो जाए, बट फिलहाल नहीं है। सो यू शुड बी हैप्पी। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट
अर्ली मिडिवल इंडिया, देखिए अर्ली मिडिवल इंडिया का जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो है 750 एडी से लेके 1200 एडी तक। अर्ली मिडिवल इंडिया में जो मैं इतनी देर से बात कर रही थी, आपको कल्चरल ट्रेडिशंस आते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर आता है एंड एवरीथिंग। इसमें आपके चोलाज आते हैं, फ्यूडलिज्म की थ्योरी आती है कि इंडियन फ्यूडलिज्म कैसे अलग है यूरोपियन फ्यूडलिज्म से, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सो आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की बुक आपने देखी होगी, ऑरेंज कलर की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर। फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आता तो इग्नू के नोट्स जो हैं वो जिंदाबाद, आप इग्नू के नोट्स भी जो हैं वो स्पेसिफिकली, देन अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ दैट हर चीज़ के लिए आपको इग्नू के नोट्स नहीं देखने या सारा मटेरियल आप नहीं पढ़ सकते। जो चीज़ आपको नहीं मिलती स्टैंडर्ड बुक में, एनसीईआरटी में, या ऐसी कोई चीज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेकिन कहीं गिवन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द इग्नू नोट्स। So this was it. Next, let's move on to medieval India. medieval India में सबसे जो क्रूशियल सोर्स पढ़ा जाता है वो है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र जो है उनके 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आप इनको पढ़ सकते हैं। देन मोर ओवर एनसीईआरटी तो ऑफ कोर्स है ही, देन इग्नू के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। जब हम मिडिवल इंडिया पढ़ते हैं तो 2 सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। तो बालियान सर के नोट्स हैं, वो दिल्ली से हैं, जो बालियान नोट्स हैं, या फिर आई एम गिविंग यू ऑप्शन, वाजीराम की बुकलेट्स आती हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। तो दिस इज इट, आपके पास दोनों चॉइसेस है, आप चाहे मंगा के देख लो, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है आपका, मतलब इट्स अफोर्डेबल। सो या तो आप बलियान सर के नोट्स फॉलो कर लो या फिर आप वाजीराम की बुकलेट्स फॉलो कर लो मिडिवल इंडिया के लिए भी। अगर आपको लगता है दोनों में से भाषा किसकी ज़्यादा ल्यूसिड है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एकदम से चीज़ें आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप पहले बलियान सर के नोट्स मंगवा लें, वो एक ही सिंगल बुकलेट है। वाजीराम की तो 4-5 बुकलेट्स आती हैं, तो आप बलियान नोट्स एक बार मंगवा के देख लें और साथ में सतीश चंद्रा को पढ़ें। अगर आपसे हैंडल हो रहा है तो आप कभी आगे सोचें कि आप वाजीराम को भी पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं उनकी बुकलेट्स को। सो ये था मिडिवल इंडिया के लिए। इफ आई टॉक, अच्छा मिडिवल इंडिया में भी सोर्सेज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखेंगे चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत था, चाहे वो आपका जो एडवेंट ऑफ मुगल्स है, तो उन दोनों में सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि दिल्ली सल्तनत में भी अलाउद्दीन खलजी के समय जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 1303 में उन्होंने चित्तौड़ पे चढ़ाई की थी, तो उस वक्त जब रानी पद्मावती ने जौहर जो है वो कर लिया था, तो उस पर कहीं ना कहीं जो लिखी गई है पद्मावत, वो लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने जो वो किताब लिखी है या स्टोरी लिखी है पूरी पद्मावत की, तो इस तरीके से ये भी एक सोर्स है ना कि अलाउद्दीन खलजी आया था 1303 में। सो दिस इज माई पॉइंट कि वेन एवर यू रीड अबाउट एंशिएंट, whenever you study about and write about medieval India, you have to mention the sources. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के एक ही हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं, एंड दैट इज़ नन अदर देन योर बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा की देखिए 2 किताबें हैं। नंबर 1 इज़ योर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड सेकेंड इज़ बेसिकली योर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आई एम रिपीटिंग, दैट इज़ योर हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें से इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ बीन द मोस्ट फेमस वन। आपको जो भी ठीक लगती है, जस्ट फॉर द बेसिक्स आप इसको पढ़ें अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटीज। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपको ये हो जाती है, उसके बाद आप एक स्टेप और पढ़ना चाहते हैं, तो शेखर बंदोपाध्याय की किताब है आपकी प्लासी टू पार्टीशन, आप इसको भी देख सकते हैं। बट देन अगेन आई वुड से बड़े सारे सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही किताब को अच्छे से पढ़ें। और किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में बता चुकी हूँ, हिस्ट्री में बालियान एंड वाजीराम जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो मटेरियल सोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। पर ये जो स्टैंडर्ड किताब है बिपिन चंद्रा की, एक तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आपका स्पेक्ट्रम से कुछ भी नहीं बनेगा। स्पेक्ट्रम को तो मतलब मैंने ही आज तक ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई स्पेक्ट्रम पढ़ने की। मतलब वाई वुड यू वेस्ट योर टाइम ऑन रीडिंग स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज़ फॉर जिसको हिस्ट्री का नहीं पता कि हिस्ट्री क्या है, तो मुझे नहीं लगता आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की वैसे ज़रूरत है। सो नेक्स्ट आई टॉक अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। सम पीपल बोलते हैं कि डेविड मेसन पढ़ लो, ठीक है, और डेविड मेसन वैसे इट्स क्वाइट
छोटी सी ब्रीफ सी किताब है. इफ यू वांट टू रीड, दे हैव गिवन अबाउट अमेरिकन रेवोल्यूशन, दे हैव गिवन अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. लेकिन डेविड मेसन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मतलब उससे कुछ भी नहीं होने वाला. इट इज़ जस्ट लाइक एक ट्रीट कि ठीक है पढ़ लिया, अच्छा हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा हुआ था. या फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कई लोग बोलते हैं कि नॉर्मन लो पढ़ लो. नॉर्मन लो आप किताब देखेंगे, एक स्काई ब्लूइश कलर की बुक है, इतनी मोटी किताब है. अगर तो किसी को पीएचडी करनी है वर्ल्ड हिस्ट्री में तो प्लीज़ बी माय गेस्ट, आप उसको पढ़ लें. लेकिन अगर पेपर निकालना है तो यू कैन स्टिक टू, एक किताब है सुचेता मेनन की. अगर आपको किताब मिलती है, ये सुचेता मेनन है उनकी ऑथर, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे. अगर आपको लगती है, अगर आपको कहीं मिलती है वो किताब, सो प्लीज़ डू फाइंड. मे बी आई एम wrong at the name. It is Suchitra Menon या Sucheta Menon it is. I don't have that book right now with me, otherwise I would have confirmed, but definitely she is Menon. और उन्होंने वो किताब लिखी हुई है वर्ल्ड हिस्ट्री पे और बहुत अच्छी बुक है. आई गेस अगर मुझे इसको सप्लीमेंट करना होता तो मैं मृणाल की वीडियो से इसको सप्लीमेंट करती और मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार हो गया था. एंड ट्रस्ट मी, हिस्ट्री में पिछली बार जो मैंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था कि मैंने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पढ़े, तो फर्स्ट पेपर में तो मतलब मेरा बुरा हाल था. आई विल नॉट लाई टू यू, मैंने फर्स्ट पेपर में इतना बुरा स्कोर किया था, लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने सेकंड पेपर जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मेजर कंपोनेंट था उसमें मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो मुझे वो नंबर बचा गए. एंड एटलीस्ट आई गॉट द पोस्टिंग एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. माई पॉइंट इज़ कि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आपका कोई ऑप्शनल है तो उसमें से तो कोई भी कंपोनेंट आपका वीक होना मतलब बनता ही नहीं है. इमेजिन अगर मैं सोचती कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी सिलेक्शन होता. इस बार भी अगर मेरे जो मार्क्स अच्छे आए हैं हिस्ट्री में, मैंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है पिछली बार से. तो पिछली बार एज आई वॉज टेलिंग यू द स्टोरी दैट मैंने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े और उसमें आठ क्वेश्चंस थे टोटल फर्स्ट पेपर में, और आपको ना 5 करने होते हैं उसमें से कोई भी. और मोर ओवर मैंने वो 8 कर दिए. मान लीजिए कि मेरे जो पहले 5 हैं, एग्जामिनर हमेशा जो फर्स्ट आपके 5 होते हैं उन्हीं को दिखता है. तो अगर आपने कोई 7वें 8वें नंबर पे बहुत अच्छा लिखा है तो एग्जामिनर पिक एंड चूज नहीं करता. एग्जामिनर सेज कि इसने जो पहले 5 लिखे मैं उन्हीं को करूँगा. अब जब हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है और 5 आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप ये सोचो कि मैंने कितना ही बड़ा ब्लंडर किया है. बट इस बार नहीं, इस बार मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे जो है सबसे पहले तो एक बीए या एमए के स्टूडेंट की तरह लिखना है. देखो, दिस पेपर इज़ नॉट अबाउट कि कोई कितना अच्छा लिखता है. आई पर्सनली फील कि एचएस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल आता है दैट इज़ मोर अबाउट कि आप किसी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा जानते हैं और कितना ज़्यादा उसको इलैबोरेट लिख सकते हैं. तो जब क्वेश्चन इस पर आया कि क्या क्या, मान लीजिए जैसे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे ही क्वेश्चन था, तो मैंने शुरुआत की सोर्सेज से. जितने सोर्सेज मुझे मॉडर्न के पता थे वो मैंने सारे वहाँ पे लिख दिए, ठीक है. और मैंने ये भी बताया कि सोर्सेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस प्रायोरिटाइज करके आपको सोर्सेज लिखने होते हैं. मैंने हिस्ट्री में मैप्स बनाए. मोर ओवर जैसे कि इसी में क्वेश्चन था कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ, तो मैंने मैप बनाया और मैप में मैंने ये दिखाया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है इंडिया का कौन सा हिस्सा जो था वो कंकड़ था. देन मैंने उसमें ये भी दिखाया कि आगे जाके बिंदुसार के समय जो डेक्कन वाला पोर्शन है वो कॉन्कर्ड था. फिर मैंने अशोका का दिखाया कि जो अशोका था उसका कौन कौन सा कंपोनेंट है जो बेसिकली आपका अशोका ने कंकर किया है. तो अशोका ने कंकर तो नहीं किया ज़्यादा कुछ भी, अशोका ने कंसोलिडेट किया है. सो ये पूरा मैंने मैप में दिखा दिया कि चंद्रगुप्त ने जो आपका ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है पूरा का पूरा, जहाँ पे ऑफ कोर्स मेगास्थनीज भी उनको मिले, है ना, तो ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, तो किस तरीके से क्या क्या उन्होंने कंकर किया, कहाँ कहाँ कॉलोनीज बनाई, और जिस तरह से बिंदुसार ने भी किया. माई पॉइंट इज दैट यू कैन बी फुली क्रिएटिव विद हिस्ट्री ऑप्शनल, जो वन ऑफ द बोरिंग सब्जेक्ट्स लोगों का मानना है, यू कैन बी. देन मोर ओवर आई लेट यू नो कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ही और एक गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने वहाँ पे मैप तो नहीं बल्कि एक ड्राइंग फॉर्म का यूज़ किया. आई मेड अ ट्राइंगल और मैंने वहाँ पे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना शुरू किया कि ट्राइंगल में द सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है किंग, देन वी हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, then we have the other ministers, then we have the provincial governors, then we have the officers who were appointed at the provincial level, जैसे कि धर्मस्तियाज हुआ करते थे. then there used to be
यू नो, आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर पर करेक्टली, एक जो ऑफिसर हुआ करता था, स्थानिकाज यूज टू बी देयर, देन I actually will not say this now because I remember कि इतने सारे ऑफिसर्स थे कि जब हम उनको इस वाले फॉर्म में लिखते थे, ट्रायंगल फॉर्म में, तो वो एक एक क्लियर होके आता था, एग्जामिनर को पता चलता था कि इस बच्चे ने बेसिकली पढ़ाई की हुई है. सो दिस वॉज माई पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग टू यू दैट हाउ वेल यू कैन राइट, हाउ पिक्टोग्राफिक यू कैन बी इन द होल डिस्कशन, और किस तरीके से आप अपने आंसर को बेसिकली निखार सकते हैं. आपको एग्जामिनर मार्क्स देने पे मजबूर हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अपना आंसर लिखते हैं. सो प्लीज़ एक आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी भी मैं ये बता दूं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, राइट लाइक अ BA एंड MA स्टूडेंट. एंड क्योंकि मैं जानती हूँ आई ऑल्सो बिलोंग टू अ साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत है. बट नहीं, अगर आप अपनी शीट्स को डिवाइड कर लें बेसिकली कि कितने पन्ने मैंने भरने ही भरने हैं, तो उस हिसाब से आप शुरू हो जाएं अपना सारा का सारा लिखने. तो 5 ही क्वेश्चन लिखने हैं. यू हैव ऑल द लग्जरी ऑफ द टाइम. एंड so this was it for history optional. I guess I have covered most of the things. And फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन. अच्छा, मोर ओवर जब आपका एग्जाम पास आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी लगा लेनी चाहिए. तो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अगर ऑनलाइन अवेलेबल है देन गो फॉर इट, और अगर नहीं अवेलेबल है देन फ्री UPSC.org पे GS स्कोर वगैरह के टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी सॉल्व है, आंसर्स रिटन है. तो आप बेसिकली वहाँ पे उसको आराम से पढ़ सकते हैं. तो अगर आंसर लिखना नहीं आता तो आंसर को पढ़ना सीखें, और पढ़ने के बाद उसको इमिटेट करना सीखें कि आई शुड ऑल्सो राइट सच टाइप ऑफ आंसर्स. सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल. सो आई गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच.